Train number 14631. हावड़ा स्टेशन पर रात के 3:45 पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसके कोच B2 से वेदा और आर्यन बाहर आते। रात काफ़ी हो चुकी थी और स्टेशन पर ज़्यादा कोई था भी नहीं। बस उस ट्रेन पर चढ़ने वाले कुछ लोग थे और कुछ उतरने वाले, और कुछ आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करते हुए स्टेशन पर ही सो रहे थे। आधी दुकानें बंद हो गई थी। सर, रात के सफ़र में यही दिक्कत होती है। बताइए, यहाँ पर ना तो कोई स्टॉल खुला है, ना ही कोई इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लगता है चाय नसीब नहीं होगी और सोना इसी स्टेशन पर पड़ेगा। किलसते हुए आर्यन बैग नीचे रखता है, जिस पर वेदा हंसते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं आर्यन, थोड़े कष्ट सहो यार, तभी तो आगे बढ़ोगे। ये लोग भी तो है ना, सो रहे हैं, हम भी यहाँ पर सो जाएंगे। बस दुख इस बात का रहेगा कि अगर चाय का कप मिल जाता और साथ में बिस्कुट तो मज़ा आ जाता, पर कोई बात नहीं। वो दोनों पुल के पास खड़े होकर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। 4 लोग काले कोट पैंट पहने, हाथों में छाता लिए उनकी तरफ आ रहे थे। आर्यन एक बार के लिए तो डर गया। वो चारों लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे और वेदा को गौर से देखने लगे। उनमें से एक शख्स, जिसके कोट पर एक बैज सा लगा हुआ था, वो काफ़ी उम्रदरार था। सफ़ेद मूछें थीं पर भारी शरीर, हाथों में अंगूठियाँ थीं और गले में चैन। वहीं जो पीछे 3 लोग खड़े थे, वो बस हल्के फुल्के थे, जैसे उसके लिए काम करते हो। मोहनदास, ये वही है ना जिनके बारे में सर बता रहे थे? वो आगे वाला शख्स बोला, जिस पर मोहनदास हामी भरता है। वो शख्स जो सीनियर था, वो वेदा की तरफ हाथ बढ़ाता और वेदा से हाथ मिलाते हुए कहता, हाय, माई सेल्फ गोपाल चटर्जी, और मैं असिस्टेंट हूँ उनका जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया। सर ने बता दिया था कि आपकी ट्रेन 3:45 तक आ जाएगी, तो हम आ गए आपको लेने के लिए। बाकी आपको मैंने कहते हुए सुना कि आपको चाय और बिस्कुट चाहिए। स्वामी, इनके लिए चाय और बिस्कुट लेकर आओ। जिस पर स्वामी भाग कर जाता है। वही पास में एक स्टॉल था जो बंद पड़ा था, और शायद उस स्टॉल को चलाने वाला बगल में ही सो रहा था। स्वामी जाकर उसे जगाता है। पहले जो स्टॉल वाला उससे खूब बहस करता है, पर जब स्टॉल वाले ने गोपाल चटर्जी को देखा तो तुरंत डर के स्टॉल खोल दिया और चाय बनाने लगा। स्वामी उनके लिए चाय और बिस्कुट लेकर आए। इससे वेदा और आर्यन को यह तो पता चल गया था कि कोई सामान्य लोग नहीं है, पर आखिर कौन थे ये, और वो कौन है जिसने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। चाय पीने के बाद वो सब स्टेशन से बाहर निकलते हैं, जहाँ 2 काली डिफेंडर खड़ी थी। एक में वो उनका सामान रखते हैं और 2 लोग उसमें बैठ जाते हैं, जहाँ स्वामी, गोपाल चटर्जी, वेदा और आर्यन दूसरे डिफेंडर में बैठते हैं। उस कार के शीशे भी काले थे, पर ये इल्लीगल था। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके लिए शायद लीगल इल्लीगल जैसा कुछ भी नहीं होता। आर्यन, किसका केस लिया है? ये तो कोई गैंगस्टर लगता है, वेदा ने धीमे से कहा, पर शायद ये बात गोपाल ने सुन ली। वो सिगरेट चलाता है और कहता है, अरे बाबू शाह, क्या बोल रहे हो? हमारे साथ कोई गैंगस्टर नहीं है। उन्हें इस नाम से मत पुकारो, नेक इंसान है वो। कितने NGO, कितने हॉस्पिटल हैं उनके नाम पर, बेसहाय लोगों की मदद करते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा इल्लीगल काम भी करते हैं। और तो क्या हुआ, अगर सर पूरे हैं, काम तो अच्छे करते हैं ना। ये सुनते ही वेदा की आंखें बड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों से ये अच्छे और बुरे का जो वर्ड उनके सामने बार बार आ रहा था, उसे ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो आ रहा है। और शायद ये वही केस था जिसके लिए गुरुजी ने उन्हें चेतावनी दी थी। पर शायद ऐसा नहीं भी हो सकता था, ये केवल संयोग। पर इतना संयोग, वेदा का सर फटने सा लग गया। और वो जो कार में धुआं फैल रहा था उस सिगरेट का, उससे उन्हें घुटन सी होने लगी। वेदा कार का शीशा नीचे करते और बाहर की ताज़ी हवा लेने लग जाते। इसी के साथ साथ वो बाहर का नज़ारा देख रहे थे और सोच रहे थे। उनके गुरुजी ने वेदा को बताया था
कि कोई बुरी शक्ति है जिसका उन्हें साथ देना है, पर यहाँ पर तो इंसान बुरा है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, सूरज उगने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिफेंडर एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुके। लोहे का बड़ा सा गेट खोला। वो दोनों कार अंदर आई और अंदर आते ही वेदा और आर्यन कार से उतरते हैं और जब नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाते हैं तो ये पता चलता है कि वो घर काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर तरह तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ स्पोर्ट्स, कुछ मस्कुलर, कुछ सेडन और बहुत सी स्पोर्ट्स बाइक भी। कलेक्शन था पूरा और घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई 7 स्टार होटल हो। खैर, वेदा और आर्यन घर के अंदर आए। बड़ा सा हॉल था जहाँ बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। वही हॉल में सोफे लगे हुए थे जिस पर एक शख्स बैठा हुआ था, उम्र से करीबन 40 या 45 का, नाइट सूट में, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, बॉडी फिट और हाथों में सिगार। वो वेदा और आर्यन को बैठने के लिए कहता है कि बीच में ही गोपाल बोला, सर, स्टेशन पर मैंने ने एकदम से शख्स ने सिगार मेज पर जोर से रखी और कहा, तुमसे पूछा मैंने गोपाल, चुपचाप वहीं पर खड़े रहो। गोपाल माफी मांगता है और एकदम से चुप हो जाता है। आर्यन डर कर कुछ भी नहीं कहता, पर वेदा चुप नहीं रहते। ये आप अपने आदमी से कैसे बात कर रहे हैं? उसने हमारा खूब ध्यान रखा और आपके घर आए मेहमान की खातिर की उसने, आप उसे उन्हीं मेहमानों के सामने डांट रहे हो। ये अच्छी बात तो नहीं है। जिस पर हंसते हुए वो शख्स बोले, जानता था आप यही बोलोगे, पंडित वेदांत मिश्रा। पंडित है ना आप, तो सही राह के बारे में जरूर बताएंगे और संस्कार भी बताएंगे। पर पंडित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा आदमी, मैं इसे जैसे मर्जी बात करूं, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। पंडित, यार पंडित कहूं या वेदा द गोस्ट हंटर, आप ही बता दीजिए। वेदा और आर्यन ये सुनकर हैरान हो गए। वेदा की आइडेंटिटी इसे कैसे पता? ये बात तो हमेशा गुप्त रहती थी। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? यार, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हूं कौन। मेरा नाम हेमंत है और मैं फिशमोर कंपनी का ओनर हूं। ये कंपनी मेरे पापा ने शुरू की थी। वो कोलकाता में एक छोटी सी नाव से मछलियां पकड़ते थे, उन्हें बेचते थे और ऐसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तुम ये सोच रहे हो कि नाव तो बहुत से लोग चलाते हैं, बहुत से लोग समुद्र से मछलियां पकड़ कर लाते, तो सब क्यों नहीं एम्पायर खड़ा कर लेते? वही इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर पाए? तो तुम एक बात बताओ, मेरे पापा बहुत ही बड़े दिल के थे। एक बार उन्होंने एक जल परी, तुम तो जानते होगे, मरमेड, उसकी मदद की थी। वो एक जाल में फंसी हुई थी। बहुत से लोग मरमेड या जलपरी के बारे में नहीं जानते, जानते हैं तो उसे कहानी मानते। पर तुम तो जानते होगे ना कि ये सच है। तो उसके बाद वो जलपरियां मेरे पापा से काफ़ी खुश हुई, उन्हें भर भर कर मछलियाँ देती और इस तरह मेरे पापा ने पैर खड़ा कर लिया। सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। पर जब से तुम्हारी वो लड़ाई हुई ना, थोड़े महीने पहले, जानते हो, मुझसे छुपाना मत, उसके पास से ना जाने ऐसा क्या हो गया कि हमारी मछलियाँ चोरी हो जा रही हैं और मरमेड भी हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही। जितनी मछलियाँ हम पकड़ते हैं उनमें आधे से ज़्यादा तो चोरी हो जाती है। और मैं इतना जानता हूँ कि किसी इंसान का काम नहीं है क्योंकि फिशमोर कंपनी की कोई मछलियाँ चुरा सके। किसी इंसान में इतना दम नहीं है, और अगर किसी इंसान ने इतना दम दिखाया तो मिला नहीं दोबारा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये किसी और का ही काम है। किसका? आपको पता करना और उससे निपटारा दिलवाना। वो शख्स बोलता जा रहा था और वेदा समझने लग जाते कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है।